गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का खाना, घर और रसोई। गांव की भीषण गर्मी में रामलाल और शारदा अपने 5 बेटे बहू बच्चों के साथ ईंट के बने टीन की छत वाले घर में रहते हैं। रसोई में 7 महीने की गर्भवती शिवानी अपनी देवरानी जेठानियों के साथ चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है। इस गर्मी में चूल्हे के सामने खड़े होकर खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सांस लेना तक भारी लग रहा है। रसोई में खाना बनाना तो ऐसा लगता है मानो उल्का पिंड पर सफर कर रहे हो। गर्मी से हालत खराब हो जाती है। रसोई में तो चूल्हे की आग की वजह से गर्मी होती है, पर हमारा घर ईंट का बना हुआ है और टीन से ढका हुआ है। इस घर में सूर्य की किरणें घर के अंदर आए या ना आए, लेकिन सूर्य की तपिश बाहर से ज्यादा घर के अंदर महसूस होती है। मैं तो शिवानी दीदी के बारे में सोचती हूँ, न जाने इतनी गर्मी में शिवानी दीदी की डिलीवरी कैसे होगी और शिवानी दीदी इतनी गर्मी बर्दाश्त कैसे करके रह रही हैं। मेरी तो हालत खराब हो जाती है। तकलीफ तो मुझे भी होती है, पर मेरी 4 बहनें हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। 5 बहुएं पसीने में भीगी रोटी बनाकर रोटी और नमक मिर्च पूरे परिवार को परोसती हैं और निकिता बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती है। सभी के चेहरे पसीने से भीगे होते हैं। मम्मी मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, मुझसे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। इस गर्मी ने तो ऐसा कहर बरसाया है, ऐसा लगता है हम सब घर में मोम की तरह पिघल जाएंगे। सारा दिन तेज धूप में खून पसीना एक करके काम करने के बाद हमें खाने को क्या मिलता है? हाँ, एक सूखी रोटी, मिर्च, नमक, कभी प्याज तो कभी सिर्फ सूखी रोटी। और ये सूखी रोटी और नमक मिर्च भी हम सुकून से नहीं खा पाते हैं। खाना खाते हुए चेहरा पसीने से भर जाता है। अरे इस गर्मी में सभी ने अपने अपने घरों में एसी, कूलर और कई पंखे लगवा रखे हैं, पर हमारे पास तो इस गर्मी से लड़ने के लिए एक पंखा तक नहीं है। अगर एक हाथ पंखा भी हमारे पास होता तो कम से कम सुकून से खाना खा पाते। जितनी देर खाना सामने रखकर बैठकर अपनी समस्याएं गिनेंगे, उतनी ही गर्मी लगेगी। इससे अच्छा है खाना खाकर आराम करो। पसीना पोंछते हुए पूरा परिवार सूखी रोटी और नमक मिर्च खाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन तेज धूप में 5 बहुएं जंगल से लकड़ियां लेकर आ रही होती हैं। ये सूरज ने तो मेरी सारी शक्ति खींच ली है। ऐसा लग रहा है शरीर में जान ही नहीं है। अर्पिता दीदी, मैं ठीक हूँ। मैं सोच रही हूँ किसी जुगाड़ से अपने परिवार के लिए कोई पंखा नहीं बनाया जा सकता क्या? पापा जी सही कह रहे थे, अगर एक पंखा होता तो खाते वक्त सभी सुकून से रोटी ही सही, लेकिन सुकून का निवाला तो गले से उतार पाते। हो क्यों नहीं सकता? जरूर हो सकता है, पर हमें सही जुगाड़ की जरूरत है जिससे आसानी से पंखा बनाया जा सके। 5 बहुएं जुगाड़ू पंखा बनाने की जुगाड़ के बारे में सोचने लगती हैं। तभी अर्पिता की नजर खजूर के पेड़ के नीचे गिरे लंबे लंबे खजूर के पत्तों पर पड़ती है। वो देखिए, खजूर की लंबी लंबी पत्ते, ये पट्टीदार नरम है। अगर इन्हें हम बुन लें तो एक बहुत अच्छा हाथ पंखा बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ, ये जुगाड़ बहुत अच्छा है और खजूर के पेड़ के नीचे काफी पत्ते भी गिरे हुए हैं। हमें पत्ते तोड़ने की मेहनत भी नहीं करनी है। 5 बहुएं खजूर के पेड़ के नीचे आती हैं और पत्ते इकट्ठा करके पत्तों को पतली लकड़ी में आपस में गूंथकर 2 जुगाड़ू हाथ पंखे बनाती हैं। ये खजूर के पत्तों से बना हमारा जुगाड़ू पंखा तो काफी अच्छी हवा दे रहा है। अब हमारे पति, सास ससुर और ननंजी सुकून से 2 निवाला घोट पाएंगे। दोपहर के वक्त पूरा परिवार खाना खाने बैठता है और 5 बहुएं अपने जुगाड़ू हाथ पंखे से हवा करने लगती हैं। वाह बहू, ये हाथ पंखा तुम लोग कहाँ से लेकर आई? बहुत अच्छी हवा दे रहा है ये तो। पापा जी, ये पंखा हमने खजूर के पत्तों से खुद बनाया है। ये हमारा जुगाड़ू हाथ पंखा है। वाह बहू, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। वाह पिता, ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ बनाया तुम लोगों ने। अब हम सुकून से खाना खा पाएंगे। हाथ पंखे की हवा से पूरा परिवार खाना खाता है। वहीं हवा करते हुए 5 बहुओं के हाथों में दर्द होने लगता है और 5 बहुएं पहले से भी ज्यादा पसीने में भर जाती हैं, लेकिन घर वालों को इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। हमें बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाना बनेगा या नहीं? हाँ, बस खाना बनाने ही जा रहे हैं। बहुएं घर में मिट्टी का चूल्हा जलाती हैं। चूल्हा जलाते ही पूरा घर धुएं से भर जाता है। रामलाल, शारदा और प्रीति को खांसी आने लगती है। वहीं आर्यन, पिंकी और अनन्या की आंखें लाल हो जाती हैं। मम्मी, कैसी रसोई है आपकी? कितना धुआं हो रहा है आपकी मिट्टी के चूल्हे से। बंद कीजिए अपना चूल्हा, वरना खांस खांस कर हमारे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। मम्मी, हमारी आंखें जल रही हैं। अब हम क्या करें? चूल्हा जलाएंगे तो धुआं तो होगा ही ना।
मम्मी चाची आप लोग जानबूझकर हमें परेशान कर रही हैं। दीदी हम लोग अपनी रसोई के बाहर ही जमा लेते हैं। वैसे भी घर में मिट्टी का चूल्हा जलाते ही पूरा घर भट्टी की तरह पिघलने लगता है और बच्चों के साथ सभी लोगों को तकलीफ होती है। इतना कहकर पांचों बहुएं अपने मिट्टी का चूल्हा, राशन और बर्तन लेकर तेज धूप में घर से बाहर आ जाती हैं और मिट्टी का चूल्हा जलाकर पसीने से तरबतर खाना बनाना शुरू करती हैं। देखो इन गरीबों को, इनके पास ढंग की रसोई तक नहीं है। घर के बाहर गर्मी में रसोई करनी पड़ रही है। हाँ हमारे पास तो बहुत बढ़िया रसोई है, कोई दिक्कत ही नहीं होती खाना बनाने में। इनके पास तो गैस चूल्हा तक नहीं है, अभी भी मिट्टी के चूल्हे से आग फूंक रही है। हमारी पड़ोस ने सही कहकर गई है, जिसकी जैसी किस्मत, हमारी किस्मत में परेशान होना ही लिखा है। पांचों बहुएं चूल्हे की आंच और तेज धूप में झुलसते हुए थोड़े चावल बनाती हैं और पूरे परिवार को पानी, चावल और प्याज परोसती हैं। ये क्या खाना है? कभी रोटी नमक तो कभी पानी और चावल, वो भी प्याज के साथ। अब जो है वही खाना पड़ेगा ना। आप लोग खाइए, हम लोग आप लोगों को हवा करते हैं। आप लोग आराम से खाना खा लीजिए। कोई जरूरत नहीं है बहू किसी को हवा करने की। इन लोगों को ये दिखता है कि रूखा सूखा खाना मिल रहा है, ये नहीं दिखता कि बहुओं ने तेज धूप और चूल्हे की आग में झुलस कर खाना बनाया है और अब बेशर्मों की तरह हाथ पंखे से हवा करने के लिए कहते हैं। कुछ दिन तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, पर कल रात जब मैं पंखा घुमा रही थी तब मुझे पता चला कि कंधों में कितना दर्द होता है। हमें माफ कर दीजिए, हम तो आप लोगों की तकलीफ पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाए। हमारी ही कमजोरी की वजह से घर में खाने की सही व्यवस्था नहीं है और आप लोगों पर हम गुस्सा कर रहे थे। हमारी खाने की परेशानी दूर हो सकती है अगर हमारे खेतों में अच्छी फसल और सब्जियां होती तो घर की हालत भी सुधरेगी, लेकिन हमारे खेतों में अच्छी फसल और सब्जियां क्यों नहीं उगती? कल तुम चारों हमारे साथ हमारे खेतों में चलना। अगले दिन तेज धूप में पांचों बहुएं अपने पति के साथ अपने सूखे पड़े खेत में आती हैं। ये देखिए, ये हमारे छोटे से खेत की हालत है। इतनी तेज धूप पड़ रही है कि खेत में घास तक नहीं टिक रही है। अगर गर्मी से खेत सूखे पड़ रहे हैं तो खेत में पर्याप्त पानी क्यों नहीं डालते हैं आप लोग? अगर जमीन में पानी होगा तो चाहे जितनी धूप पड़े फसल और सब्जियां जरूर उगेंगी। कैसे डाले पर्याप्त पानी? हमारे पास मोटर या किसी दूसरी चीज की व्यवस्था नहीं है और न ही हमारे खेत में नहर है। पांचों बहुएं और पति अपने सूखे पड़े खेत से परेशान बातें कर रहे होते हैं। तभी गांव का साहूकार धनंजय अपने आदमियों के साथ खेत में आता है। क्या हुआ? साहूकार जी, परेशानी ही परेशानी है। जरा हमारे खेत देखिए ना, पानी की कमी और तेज धूप की वजह से ना एक सब्जी उग रही है और ना ही कोई फसल उग रही है। अरे तो इतनी सी बात, तुम लोग अपने खेत में एक पानी का मोटर क्यों नहीं लगवा लेते? फिर आराम से जितना पानी चाहिए तुम्हारे खेत में आता रहेगा। साहूकार जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हम नमक रोटी खाकर गुजारा करने वाले गरीब लोगों के पास पानी का मोटर लगवाने जितनी भारी रकम कहां से आएगी? वो भी तब जब पिछले साल भी हमारी कोई अच्छी खेती नहीं हुई थी। अरे तो पैसे मैं दे देता हूँ, फिर मोटर लगवा लो। अच्छे से खेती करना, बढ़िया फसल लगाना और अच्छे दामों में बेचकर मेरे पैसे ब्याज के साथ दे देना। तुम गांव के लोग हो, तुमसे कम ब्याज लूंगा। धन्यवाद साहूकार जी, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। पांचों भाई साहूकार से पैसे लेकर अपने खेत में पानी की मोटर लगाते हैं और गांव से कई किलोमीटर दूर नदी से पानी खींचकर अपने खेत को सींचने लगते हैं। हमारे गांव का इकलौता साहूकार कितना अच्छा आदमी है और लोग कहते हैं कि दूसरों की जमीन हड़पता है, लेकिन इसने तो हमारे साल भर के खाने की व्यवस्था कर दी, वरना हम और हमारा परिवार तो भूखे मर जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। खेत में थोड़ी बहुत कलियां दिखाई देने लगती हैं। हमारी मेहनत रंग तुला रही है, पर अभी भी हमारी सब्जियां उगने में काफी समय है। तब तक हम क्या खाएंगे? आज तो खाने के लिए घर में चावल, आटा, दाल कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग कंदमूल खा सके तो जंगल के पेड़ों के पास से कुछ कंदमूल आसानी से मिल जाएंगे। चाची मजदूरों की भूख लगी है, कुछ भी खिला दो, हम खा लेंगे। बच्चों के मायूस चेहरे देख सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन सभी खुद को संभाल लेते हैं और अर्पिता जंगल से कंदमूल लाकर घर के बाहर अपनी रसोई में कंदमूल उबार रही होती है। तभी चूल्हे की तेज लपट से अर्पिता का आंचल जलने लगता है। आग, आग, मेरे आंचल में आग लग गई। अर्पिता की आवाज सुनते ही पूरा परिवार दौड़कर अर्पिता को संभालता है और नीलम अर्पिता के जलते हुए आंचल को फाड़कर दूर फेंक देती है। मुझे नहीं पता आग कैसे लग गई, वो तो अचानक मेरा ध्यान पड़ा कि मेरा आंचल जल रहा है और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। अर्पिता शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो और तुम्हारे पेट में पल रहा हमारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। आप सब दीदी को घर में लेकर जाइए, मैं कंदमूल लेकर आती हूँ।
पूरा परिवार अर्पिता को लेकर घर के अंदर जाता है और निकिता पूरे परिवार को कंदमूल परोसती है। पूरा परिवार कंदमूल खाकर गुजारा करता है। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से अचानक मेरे मुंह का स्वाद बदल जाता है। अब मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है। अब खट्टा यहाँ कहाँ से मिलेगा मुझे? हाँ इमली लेकर चलती हूँ ना, इमली की चटनी बनाकर खाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। अर्पिता इमली के पेड़ के पास आती है और जमीन पर गिरी इमली इकट्ठा करके घर पहुंचती है। अर्पिता घर में पानी का घड़ा रख कर बाहर अपनी रसोई में चली जाती है। आज तो मजे ही आ जाएंगे इमली की चटनी खाने में, खुद भी खाऊंगी और पूरे परिवार को भी खिलाऊंगी। इतना कहकर अर्पिता तेज धूप में मिट्टी का चूल्हा जलाती है। चूल्हे की गर्मी, तेज धूप और थकान की वजह से अर्पिता की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मेरा सर क्यों घूम रहा है? अर्पिता चूल्हे पर गिरने वाली होती है। तभी अरुण अर्पिता को पकड़ लेता है और बेहोश अर्पिता को घर के अंदर लेकर आता है। अरुण अर्पिता के चेहरे पर पानी की छींटे मारता है, जिसके बाद अर्पिता को होश आता है। अर्पिता, जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो क्या जरूरत है तुम्हें बार बार धूप में रसोई बनाने की? उस दिन तुम्हारे आंचल में आग लग गई थी और आज तुम बेहोश होकर चूल्हे पर गिरने वाली थी। चाहती क्या हो तुम? अरे बहू को क्यों डांटता है? बहू तो खाना ही बनाने गई थी। हम बहुओं को एक ऐसी रसोई भी नहीं दे पाते हैं जहां बहुएं अच्छे से खाना बना पाए। आप लोग खुद को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? माना हमारी रसोई में बहुत गर्मी लगती है, हम घर में या बाहर रसोई बनाते हैं, पर इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। अब बस हो गया बहुत रसोई में गर्मी से परेशान होना। मेरे पास अपनी ठंडी रसोई बनाने का एक बहुत अच्छा जुगाड़ है। अगर हम हरे बांस, हरी काई और मिट्टी का इस्तेमाल करके एक रसोई बनाएं जिसमें छोटी चिमनी भी बना दें तो पूरी रसोई में कहीं गर्मी का नाम निशान नहीं रहेगा। अगले दिन पांचों बहुएं अपने पांचों पति के साथ जंगल से ढेर सारे बांस, केले का एक खोखला तना, मिट्टी और काई लेकर अपने घर के बाहर इकट्ठा करती हैं। अब बताइए आप लोगों की ठंडी रसोई कैसे बनानी है? नहीं, हम बहुएं अपनी ठंडी रसोई खुद बनाएंगी, तब तक आप लोग घर में बैठिए। पांचों भाई घर में चले जाते हैं और बहुएं बांसों को जमीन में गाड़कर बेलों से बांधकर चार दीवारी बनाती हैं और उन्हें अंदर बाहर से मिट्टी से लीप देती हैं और फिर बांसों को बांधकर एक छत बनाती हैं जिसमें केले के पेड़ के खोखले तनों को मिट्टी में लीपकर चिमनी की तरह लगा देती हैं और अपनी पूरी रसोई को नदी की काई से ढक देती हैं। बन गई हमारी ठंडी रसोई। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस ठंडी रसोई में हमें बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। मैं सभी को हमारी ठंडी रसोई में बुला कर लाती हूँ। पांचों बहुएं पूरे परिवार को अपनी ठंडी रसोई में लेकर आती हैं। अरे वाह मम्मी, यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। बहुओं, अब तुम आराम से अपनी रसोई में खाना बना सकती हो। अब तुम्हें गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे घर में बहुत गर्मी लगती है, आपसे रात को भी मैं रसोई में सोऊंगी। अरे पगली, रसोई खाना बनाने के लिए है, सोने के लिए नहीं। बच्चों, एक बार हमारी अच्छी खेती हो जाने दो, फिर हम घर में पंखा लगवा लेंगे, तब हमें गर्मी नहीं लगेगी। फिलहाल आप सभी घर में जाइए, हम खाना बना कर लाते हैं। पांचों बहुएं अपनी ठंडी रसोई में मिट्टी का चूल्हा जलाती हैं। चूल्हे का सारा धुआं चिमनी से बाहर निकल जाता है, जिससे रसोई में ठंडक बनी रहती है। चूल्हे का धुआं तो हमारी रसोई में नहीं फैल रहा है, पर चूल्हे की आग की गर्मी को कम करने के लिए हम अपनी रसोई में छोटे छोटे पौधे भी लगाएंगे। हम चाहे जितनी ठंडी रसोई बना ले, पर हमारी रसोई में राशन कहाँ है? सिर्फ आधी मुट्ठी आटा बचा है, इसमें सबका पेट कैसे भरेगा? जो है वही बनाना पड़ेगा, हम सब इसी में मिल बांट कर खा लेंगे। पांचों बहुएं अपनी ठंडी रसोई में बचे हुए आटे से एक रोटी बनाती हैं और रोटी में नमक तेल लगाकर छोटे छोटे टुकड़े करके सभी को परोसती हैं। बहू, सिर्फ एक निवाला? आज सबको एक निवाला क्यों दिया है? हमारी रसोई का सारा राशन खत्म हो गया है, सिर्फ आधी मुट्ठी आटा बचा था, उसी में हमने एक रोटी बनाई है और सभी में बराबर बांट दिया है। पर एक निवाले में मेरा पेट कैसे भरेगा? आज आप लोग किसी तरह गुजारा कीजिए। साहूकार की मदद से हमारे खेतों में अच्छी फसल उग रही है, बहुत जल्द हम पेट भरकर खाना खाएंगे। बहुएं अपने हिस्से का निवाला बच्चों को खिला देती हैं। पूरा परिवार एक निवाला खाकर दिन बिताता है और वहीं पांचों भाई परिवार का पेट भरने के लिए खेत में कड़ी मेहनत करते हैं। तभी एक रात धनंजय अपने आदमियों के साथ पांचों भाइयों के खेत में मोटर के पास आता है। अरे धनंजय, अपना बुखार किसी को न दे और तुम्हें पैसे देकर खेत में मोटर बैठवाएगा। ये गलतफहमी तुमने कैसे पाल ली है? अब मैं इस मोटर को खराब कर दूंगा, जिससे ये खेती नहीं कर पाएंगे और मेरा कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे, जिसके बदले मैं इनके खेत हड़प लूंगा और अगर बात पंचायत तक पहुंची तो इनके घर भी हड़प लूंगा। इतना कहकर धनंजय मोटर के अंदर पानी डाल देता है और फिर अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। अगले दिन पांचों भाई खेत में आते हैं और मोटर चालू करते ही मोटर जल जाती है। भैया,
भैया ये मोटर तो चालू करते ही जल गई। ये भगवान, साहूकार से उधार पैसे लेकर हमने ये मोटर खरीदी थी और अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं, ये मोटर जल गई। हमारी ही गलती होगी, खेत सींचते हुए हमने ही मोटर में पानी डाल दिया होगा। भैया हमारे गांव का साहूकार बड़ा नेक आदमी है, उसने पहले भी हमारी मदद की थी, हम चलकर उससे बात करते हैं। पांचों भाई साहूकार के घर के बाहर जाकर साहूकार से मिलते हैं। अरे कहो क्या हुआ तुम्हें? साहूकार जी, हम आपके मोटर के पैसे नहीं दे पाएंगे, वो मोटर जल गई है। मोटर जल गई है तो उसमें मैं क्या करूं? मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। अगर मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा खेत हड़प लूंगा। नहीं नहीं साहूकार जी, ऐसा मत करिएगा, आप हमें दोबारा पैसे दे दीजिए, हम दूसरा मोटर लाएंगे और इस बार उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब मैं तुम्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तुम खानदानी भिखमंगों को अब मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। किसने सिखाई है ये चोरी? सब समझता हूं मैं, तुम मुझसे मोटर के पैसे लेकर बेचकर अपना पेट भरना चाहते हो। अरे साहूकार जी, जुबान संभाल कर बात कीजिए, माना हम गरीब लोग हैं पर चोर नहीं हैं, और हमारे पिताजी के बारे में तो एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है, आदमियों। साहूकार की गरज सुनते ही साहूकार के आदमी लाठी डंडे लेकर पांचों भाइयों पर टूट पड़ते हैं और लाठी डंडों से मारकर पांचों भाइयों को जख्मी कर देते हैं। गांव की फसल बिकने के बाद मैं अपने पैसे लेने आऊंगा। अगर तुमने मेरे पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना तुम्हारा खेत मैं छीन लूंगा। पांचों भाई उदास और जख्मी हालत में अपने घर पहुंचते हैं। हे भगवान, तुम लोगों को इतनी चोट कैसे लगी है? क्या हुआ तुम लोगों के साथ? साहूकार के दिए पैसों से खरीदा हुआ मोटर जल गया। हम जब उससे थोड़ी मोहलत मांगने गए तो उसने पिताजी को अपशब्द कह दिए और हमारी आवाज कुछ ऊंची क्या हुई, उसने हमें अपने गुंडों से पिटवाया और धमकी दी कि गांव की फसल बिकने तक अगर हम उसके पैसे नहीं चुका पाए तो वो हमारे खेत हड़प लेगा। ऐसे कैसे हड़प लेगा? और उसकी हिम्मत कैसे हुई आप लोगों पर हाथ उठाने की? उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पर हम क्या करेंगे? मेरे पास एक जुगाड़ है, थोड़ा मुश्किल जरूर है पर हमारे खाने की समस्या का समाधान हो सकता है। हम कुल 9 लोग हैं, अगर हम एक डंडे में 2 बाल्टियां टांग कर नदी से पानी लाकर अपने खेतों को सींचे तो एक बार में 18 बाल्टी पानी आएगा। हम सब मिलकर मेहनत कर हमारे खाने की समस्या दूर कर सकते हैं। और हमारी ठंडी रसोई तो मिट्टी की है ही, हम अपनी रसोई में ही खाने के लिए सब्जियां उगाएंगे और खाना पकाएंगे भी। आप लोग खेतों में गेहूं और दाल उगाइए और मेरे पास नदी में धान उगाने का एक जुगाड़ है। अगर हम सब ये उगाएंगे तो हमारे खाने और साहूकार को पैसे देने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन गर्भवती शिवानी को छोड़कर चारों बहुएं और पांचों भाई डंडे में 2-2 बाल्टियां टांग कर तेज धूप में कई किलोमीटर दूर नदी से पानी लेकर आते हैं और अपने खेत में पानी डालना शुरू करते हैं। पतियों के चेहरे धूप से काले पड़ने लगते हैं, वहीं बहुओं का गोरा चिट्टा रंग लाल पड़ने लगता है। हमने जितना सोचा था ये उतना भी आसान नहीं है। कंधे और पांव दर्द से फटने लगे हैं और धूप से चक्कर आने लग रहा है। आज के लिए इतना काफी है, अब हम कल सुबह से अपने खेतों में इसी तरह पानी डालेंगे। खेतों में पानी डालकर पांचों बहुएं नदी किनारे आती हैं। अब बताइए देवरानी जी, गर्मी में भी धान उगाने का कौन सा नया आइडिया है? जैसा कि धान का चारा ढेर सारा पानी में उगता है, अगर हम बांसों को आपस में बांधकर एक बड़ा चतुर्भुज बना लें तो उसके बीच में छोटे छोटे चतुर्भुज बन जाएंगे। उन चतुर्भुजों में हम नारियल के खाली खोलों में या प्लास्टिक की खाली बोतलों में मिट्टी भरकर धान के बीज बो देंगे और उन्हें नदी में रख देंगे। बांस की वजह से मिट्टी भरे ये पात्र डूबेंगे भी नहीं और नीचे से नदी का पानी भी मिलता रहेगा। इससे हमारे चारे उग जाएंगे और फिर इसी तरह हम अपने धान भी उगा लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इतनी गर्मी में इस नदी के पास कोई आता भी नहीं है, इसलिए किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अर्पिता नारियल के खाली खोल और प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करती है और चारों बहुएं बांसों को आपस में बांधकर एक बड़ा ढांचा तैयार करती हैं, जिसके छोटे छोटे चतुर्भुज में अपने तैयार किए नारियल के खोलों और बोतलों को लगाकर नदी में डाल देती है और फिर निकिता अपनी ठंडी रसोई में आती है। आज इतना काम किया है कि पूरा तन बदन टूट गया है, पर अभी भी हमारी ठंडी रसोई में सब्जियां उगाना बाकी है। अर्पिता दीदी, आप रसोई में खाना बना लीजिए, तब तक हम बाजार में फेंकी हुई सड़ी गली सब्जियां लेकर आते हैं, फिर अपनी रसोई की जमीन, दीवार और छत पर सब्जियां बो देंगे। अर्पिता रसोई में कंदमूल उबालने लगती है और चारों बहुएं बाजार में फेंकी हुई सड़ी गली सब्जियां लाकर रसोई में थोड़ी और मिट्टी डालकर पतले पतले डंडे गाड़ती हैं और सब्जियों के बीज बो देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। बहुओं के खेत में फसल, ठंडी रसोई में सब्जियां और नदी में धान उगने शुरू हो जाते हैं। शाबाश मेरी पांचों जुगाड़ो बहुओं, आज तुम्हारे जुगाड़ की वजह से हमारे पास खाना और एक अच्छी ठंडी रसोई है। मम्मी, चाची, हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ ना,
इतने दिनों से सिर्फ कंदमूल खाकर पेट नहीं भरता है। हमारी रसोई में काफी सब्जियां उगी हैं, इतनी सब्जियां हम खा भी नहीं पाएंगे। थोड़ी सब्जियां बेचकर आप पांचों भाई थोड़ा राशन लेकर आइए। पांचों भाई एक टोकरी में ठंडी रसोई में उगी हरी भरी सब्जियां रखते हैं और गांव की बाजार चली जाती हैं। वहां सब्जियां देखते ही कुछ औरतें पांचों भाइयों के पास भीड़ लगा लेती हैं। अरे भैया, अरे सब्जियां तो बिल्कुल ताजी लग रही हैं, केमिकल डाला है क्या? अगर केमिकल डाला होता है तो आप पूछने नहीं आती। यह हमारी पत्नियों ने अपनी जुगाड़ू रसोई में उगाई हैं। एक बार सब्जियां खाकर देखिए, बार बार हमसे ही सब्जियां खरीदोगी। अरे भैया, सब्जियां तो वाकई में बहुत अच्छी हैं। ऐसा करो, सारी सब्जियां मुझे 250-250 ग्राम दे दो। सब्जियों की पहचान रखने वाली औरतें मिनटों में सारी सब्जियां खरीद लेती हैं और पांचों भाई थोड़ा राशन खरीद कर वापस लौटते हैं और बहुओं को राशन दे देते हैं। थोड़ी देर में बहुएं रोटी और सारी सब्जियां मिलाकर सब्जी बनाती हैं और घर वालों को परोसती हैं। सभी के चेहरों से पसीना टपक रहा होता है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं इतनी गर्मी में खाना कैसे खाऊंगी? बहू, तुम्हारे जुगाड़ से हमें इतना अच्छा खाना तो मिला, पर हमारे पास इस ईंट और टीन के घर में इतनी गर्मी हो रही है कि हम अभी भी अच्छा खाना पेट भरकर सही से नहीं खा पा रहे हैं। आप लोगों ने कहा था कि घर में पंखा लगाएंगे, कब लगाएंगे घर में पंखा? दूसरी फसल और अनाज उगने में समय लगता है, पर सब्जियां तो 10 से 12 दिन में उगकर तैयार हो जाती हैं। अभी भी रसोई में कितनी सब्जियां हैं कि उन्हें बेचकर मिले पैसों से हम घर में एक पंखा ला सकते हैं। आप लोग सभी खाना खा लीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद हम दोबारा सब्जियां बेचेंगे और जैसे ही सारी सब्जियां बिक जाएंगी, मिले हुए पैसों से एक पंखा खरीद कर ले आएंगे। पूरा परिवार पसीना पोंछते हुए पंखा आने की खुशी में ही खाना खाता है। फिर पांचों भाई 2 दिन सब्जियां बेचकर मिले हुए पैसों से एक पंखा खरीद कर लाते हैं और उसे अपनी टीन की छत पर टांग देते हैं। पंखा चलाते ही पूरा परिवार थोड़ी राहत की सांस लेता है और जमीन पर लेट जाता है। अरे वाह, ये पंखा तो काफी अच्छी हवा दे रहा है। अब हमें पहले जितनी गर्मी नहीं लग रही है। इस पंखे से गर्मी तो कम लग रही है, पर हमारे घर की तपिश कम नहीं हुई है। अभी भी घर की जमीन और दीवार दिन भर की गर्मी सोखे हुए है। हमारे जमीन और घर की दीवार गर्म है। चाहे जो भी हो, पर यह पंखा थोड़ी तो राहत दे रहा है। पूरा परिवार पंखे की राहत में सो जाता है। ऐसे ही रात बीत जाती है। पूरा परिवार सुबह शाम पंखे की हवा में ही बैठा रहता है। ऐसे ही एक दोपहर पूरा परिवार खाना खाने बैठा होता है, पर एक दिन दोपहर की तेज धूप में टीन की छत आग की तरह तप रही थी। घर की दीवारें और फर्श भी गर्म होकर भट्टी जैसे लग रही हैं। ये पंखा कुछ दिनों से कम हवा दे रहा है ना? अभी तो 3 दिन ही हुए हैं इस पंखे को लगाए हुए। 3 दिनों में आप लोगों ने एक बार भी पंखा बंद नहीं किया। इतनी गर्मी में पंखा भी गर्म होकर गर्म हवा देने लगा है। खाना खाते ही हम सबसे पहले ये पंखा बंद कर देंगे, वरना पता चला पंखा काला धुआं छोड़ते हुए बंद पड़ गया। रामलाल के इतना कहते ही पंखा तेज आवाज के साथ बंद हो जाता है और पंखे से काला धुआं निकलने लगता है। लगा दी ना अपनी काली नजर, आपके बोलते ही पंखा बंद हो गया। दादू, ये क्या किया आपने? क्या जरूरत थी आपको ये बोलने की कि पंखा धुआं छोड़कर खराब हो जाएगा? देखो पंखा खराब हो गया। आर्यन, ये क्या तरीका है दादाजी से बात करने का? दादाजी से ऐसे बात कभी नहीं करते। दादा की पत्नी है, वो उन्हें मजाक में कुछ भी कह सकती है। तुम दादाजी से इस तरह बात नहीं कर सकते। पंखा बंद होने में दादाजी की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सही, हमारा ये घर ही भट्टी की तरह तपता है। जरा दीवार छूकर देखिए कितनी गर्म है। पिंकी बिल्कुल सही कह रही है। अगर हमारे घर की दीवार और छत धूप से तपना बंद हो जाए तो अपने आप ही हमारे घर में ठंडक बनी रहेगी। पर बहू, क्या इसके लिए तुम्हारे पास कोई जुगाड़ है? आप लोगों ने थर्माकोल के डिब्बों में पेप्सी बेचने वाले को तो देखा है ना? उनके थर्माकोल में तेज धूप में बर्फ भी जमी रहती है और पेप्सी ठंडी रहती है। अगर हम अपने घर की दीवारों को बाहर से थर्माकोल से ढक दें और जिस तरह पानी की टंकियों में सादा चूना लगाकर उन्हें ठंडा रखा जाता है, उसी तरह अपने घर के अंदर की दीवारों को सादे चूने से रंग दें तो शायद कुछ काम बन सकता है। दीदी, कोशिश करने में क्या जाता है? थर्माकोल तो हमें गांव के बाहर कचरे में मिल ही जाएगा। गांव के सभी रईसों ने अपने घर में लगवाए कूलर और एसी के थर्माकोल वहीं फेंके होंगे। और चूना तो हमें पहाड़ के चूना पत्थर से मिल जाएगा। शिवानी और निकिता गांव की कचरा फेंकने वाली जगह पर जाती हैं और एक बोरे में ढेर सारा थर्माकोल भरने लगती हैं, और दूसरी तरफ नीलम और मीनाक्षी गांव के पहाड़ के पास आकर एक बोरे में ढेर सारा चूना पत्थर इकट्ठा करने लगती हैं। फिर सभी बहुएं अपने अपने बोरे लेकर घर लौटती हैं। पहले हम चारों बहुएं अपने घर की चारों दीवारों को बाहर से चूने से रंग देती हैं और उन पर थर्माकोल लगा देंगी। गीले चूने में थर्माकोल अच्छे से चिपक जाएगा। अरे सारा काम आप लोग ही कर लेंगे तो मैं क्या करूंगी? मुझे भी कुछ करना है।
अर्पिता, तुम गर्भवती हो, तुम जाकर आराम करो, ये काम हम कर लेंगे। नहीं, मैं जा रही हूँ मिट्टी और काई इकट्ठा करने। अपने टीन की छत पर मैं मिट्टी और ढेर सारी काई डाल दूंगी, जिससे हमारी टीन की छत पर काई जम जाएगी और हमारी छत भी ठंडी हो जाएगी। अर्पिता और अरुण मिट्टी और काई लेने निकल जाते हैं। वहीं चारों बहुएं अपने घर की चारों दीवारों को चूने से रंगती हैं और उन पर थर्माकोल लगा देती हैं। फिर चारों बहुएं घर के अंदर की दीवारों को भी चूने से रंग देती हैं। तब तक अरुण और अर्पिता भी आ जाते हैं और घर की छत पर ढेर सारी मिट्टी और काई फैलाकर घर में आती हैं। अरे वाह, अब हमारा घर पहले जैसा गर्म नहीं है, घर में कितनी ठंडक है। हमारा जुगाड़ सफल रहा। अब हमारे पास ठंडा घर, ठंडी रसोई और अच्छा खाना भी है। कुछ ही दिनों में छत पर काई पूरी तरह जम जाएगी, जिससे हमारा घर और भी ठंडा हो जाएगा। आज तो पूरा परिवार पेट भर कर खाना खाएगा। पांचों बहुएं अपनी ठंडी रसोई में आती हैं और रसोई की सब्जियां तोड़कर सब्जी बनाने लगती हैं। वहीं नीलम और मीनाक्षी खेत में जाकर उगे हुए धान में से थोड़ा धान निकालती हैं। निकिता और शिवानी नदी किनारे जाकर अपने उगे हुए धान में से थोड़ा धान निकालती हैं। फिर पांचों बहुएं अपनी रसोई में आकर आटा और चावल तैयार करती हैं। आज तो पूरा परिवार पेट भरकर खाना खाएगा और अच्छी नींद भी लेगा। पांचों बहुएं बढ़िया खाना बनाती हैं और पूरे परिवार को परोसती हैं। ठंडे घर में बिना पसीना टपकाए सभी आराम से खाना खा रहे होते हैं। वाह बहुओं, क्या खाना बनाया है। तुम्हारे जुगाड़ से बने इस ठंडे घर में खाना खाने का मजा दोगुना हो गया है। आज तो ये तीनों बच्चे पेट भरकर खाना खाएंगे और भरपेट सोएंगे। आज बच्चे ही नहीं, हम भी पेट भरकर खाना खाएंगे और पूरा परिवार आराम से सोएगा। पूरा परिवार हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहा होता है। वहीं पांचों बहुओं के जुगाड़ू घर और ठंडी रसोई के पास से धनंजय अपने एक अंग्रेज डीलर सुबेशको के साथ गुजर रहा होता है। धनंजय जी, ये कैसा घर बना हुआ है यहाँ? पूरे घर में इतनी गर्मी है, पर इस घर के पास तो काफी ठंडक है। अरे, ये तो उन पांचों भाइयों का घर है। इन्होंने अपने घर पर ये क्या करामात कर रखी है? लगता है ये कोई टेक्नोलॉजी है। अगर मैं ये घर इनसे खरीद लूं, तो इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर पाऊंगा और फिर अपने देश में इसे बेचूंगा। ये जापान से मंगाई गई बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। धनंजय जी, मुझे ये घर चाहिए। इसके बदले में जितने पैसे लगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। अरे फिर तो ये घर कुछ ही दिनों में मैं आपको दे दूंगा। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अगले दिन धनंजय अपने गुंडों के साथ पांचों बहुओं के ठंडे घर में घुस आता है। तुम पांचों मेरे पैसे दो। साहूकार जी, आपने तो गांव की फसल बिकने तक की मोहलत दी थी। हमारी बहुत अच्छी फसल होगी, गांव की फसल बिकने दीजिए, हम आपके पैसे दे देंगे। इन्होंने अपने खेत में फसल कैसे उगा ली? लगता है वहां भी कुछ जुगाड़ किया है, देखना पड़ेगा। पर पहले इसे घर तो खाली करवा लूं। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं दोगे तो घर खाली करो। दम है तो घर खाली करवा के दिखा। जब तेरी मोहल्लत अभी खत्म नहीं हुई है तो तू यहाँ पैसे मांगने आया क्यों है? तूने हमारे पतियों को पिटवा कर अच्छा नहीं किया। चला जा यहाँ से, वरना गरम पलटे से तेरा मुंह जला दूंगी। मैंने इसके पतियों को पिटवाया था, इसलिए ये पांचों बहुएं बहुत गुस्से में हैं। अपने आदमियों से इन बहुओं को पिटवा भी नहीं सकता, वरना पूरा गाँव मिलकर मुझे मारेगा। पहले इनके खेत जाकर देखता हूँ इन्होंने किया क्या है। धनंजय चुपचाप घर से निकल जाता है और अपने आदमियों के साथ पांचों बहुओं के खेत पहुंचता है। पांचों बहुओं ने अपनी फसल को धूप से बचाने के लिए केले के पत्तों की छावनी बनाई हुई थी, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे थोड़ी धूप सी भी अंदर आ रही होती है। ये पांचों बहुएं तो बड़ी जुगाड़ू हैं। खेत को धूप से बचा भी लिया और खेत में धूप लग भी रही है। अब इनसे घर और खेत कैसे छीनूंगा? ये तो फसल बेचकर मुझे पैसे दे देंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है और एक रात धनंजय अपने आदमियों के साथ एक पोटली लेकर आता है। इन्हें क्या लगता है, ये अगर जुगाड़ करके अपनी फसल उगा लेंगे तो अपने खेत और घर को मुझसे बचा लेंगे? ऐसे मैं होने नहीं दूंगा। इतना कहकर धनंजय अपने साथ लाई पोटली खोलता है, जिसमें ढेर सारे टिड्डे निकलकर पूरे खेत में हमला बोल देते हैं। तभी जल्दी मशाले लेकर खेत में पहुंच जाते हैं। पांचों बहुओं के साथ पूरा परिवार और गांव के सरपंच हरिशंकर भी आता है। भागो टिड्डे, यहाँ से भागो, ये हमारा खेत है। भागो भागो भागो। पांचों बहुओं की तेज आवाज और जलती मशालों से सारे टिड्डे बिना एक दाना खाए भाग जाते हैं और पांचों भाई दौड़कर धनंजय को धर दबोचते हैं। अरे धनंजय, तू गांव का सबसे बड़ा साहूकार है, इसके बावजूद तो इन गरीबों के खेत को बर्बाद करना चाहता था। अरे पहले मुझे ये बताओ, तुम लोग यहाँ अचानक कैसे आए? तू अपने आदमियों के साथ हमारे घर आया था, उसके बाद भी बिना झगड़े वापस चला गया। तभी हमें शक हो गया था और हमने तेरा पीछा किया। मैं रात में इनके खेत में टिड्डे छोड़ दूंगा।
टिड्डे इनकी सारी फसल खा जाएंगे और ये मेरा पैसा नहीं चुका पाएंगे। अगले दिन मैं इनके घर और खेत पर कब्जा कर लूंगा और उस अंग्रेज को बेच दूंगा। अच्छा, तो ये हमारे खेतों को खराब करके किसी अंग्रेज को बेचना चाहता है। ये बात अभी सरपंच जी को बताती हूँ। पांचों बहुएं गांव के सरपंच हरिशंकर के पास आती हैं और उन्हें सारी सच्चाई बताती हैं। सरपंच जी, अगर उस धनंजय को रंगे हाथ पकड़ना है तो रात में हमें घात लगाकर बैठना पड़ेगा। मेरी सच्चाई सारी जानने के बाद भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं गांव का सबसे बड़ा साहूकार हूँ। अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो पूरे गांव के किसान बर्बाद हो जाएंगे। अरे हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर कानून तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। रही बात तेरे सबसे बड़े साहूकार होने की, तो उसकी चिंता तू मत कर। तेरे से भी बड़े बड़े साहूकार के साथ उठना बैठना है मेरा। गांव के किसान उनसे अपनी सब्जियां और अनाज बेचेंगे। आज हमारी पांचों बहुएं जुगाड़ू बहुओं की वजह से हमारे पास ये ठंडी रसोई, ठंडा घर और हमारा खाना भी बच गया, वरना आज हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते। पूरे गांव में पांचों बहुओं का नाम हो जाता है। बहुओं के जुगाड़ को लोग एक हाई टेक्नोलॉजी कहकर महंगे दामों में खरीदते हैं। बहुएं मिले हुए पैसों से गांव भर के किसानों का अनाज खरीदती हैं और शहर में अच्छे दामों में बेचकर और पैसे कमाती हैं। इसी तरह पूरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।